न्यूज 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। आज शनिवार है तो चर्चा में प्रोग्राम जो है ना वो आता है और बिल्कुल चर्चा में प्रोग्राम लेकर के हम आएंगे। डिबेट होगी स्थानीय मुद्दे पर और स्थानीय मुद्दा यह रहेगा कि आखिर कांग्रेस ने बाजी गंगापुर सिटी में मार ली, बीजेपी की हार के कारण रहे क्या और कांग्रेस की जीत के पीछे आखिर रणनीति रही क्या, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट होंगे जिनके साथ हम बैठ करके बातचीत करेंगे। दूसरी बात, क्या कुछ चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है देश में और प्रदेश में इस समय एक ही चर्चा है कि बहुमत के आधार पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर सरकार तो बना ली, मगर सीएम के चेहरे को लेकर अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। सीएम गहलोत ने आज चुटकी ली और कहा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ ये कहते आए हैं कि कांग्रेस में फूट है, लेकिन भाजपा की फूट साफ निकल करके आ रही है कि 7 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक इन पर सीएम का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चर्चाएं बहुत है सियासत को लेकर के और आगे बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं। आखिर राजस्थान का अगला मुस्तकबिल होगा कौन, किसके हाथ में होगी सत्ता की असली चाबी, इसका फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है और दिल्ली और जयपुर के बीच में बड़े बड़े नेताओं की दौड़ लग रही है। इस पर भी हमारा फोकस रहेगा और ज्यादा खबरें आज आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। प्रदेश की क्या हलचल है वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारे साथ जो एक्सपर्ट होंगे उनके साथ डिबेट प्रोग्राम रखेंगे और बातचीत करेंगे। आखिर जो अफवाहें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है, गंगापुर सिटी में आखिर हुआ क्या, चुनाव जीत करके भी क्या रामकेश मीणा चुनाव नहीं जीत पाए और हार के भी मान सिंह गुर्जर चुनाव क्यों नहीं हार पाए, क्या लोगों की हमदर्दियां उनके साथ थी फिर भी चुनाव कैसे हार गए और आखिर कहां कुछ क्या खेल चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे या जश्न मनाने में ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी। इन तमाम सवालों के जवाब भी आज आपको मिलेंगे। शेयर करते रहना, जुड़ते रहना। और आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप ज्यादा शेयर करें। चलिए, 9 दिसंबर है और 12 है शनिवार। राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। और आज एक रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जाहिर की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को यौन शोषण के खिलाफ अपराध से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था 2012 में। उसके क्या रिजल्ट निकल करके सामने आए, देखिए पॉक्सो एक ऐसा मामला है जब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ में यौन शोषण की घटनाएं होती है तो उनके लिए अलग से सुनवाई होती है। एक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक यह बताया गया है कि पॉक्सो के 2,43,000 मामले अभी भी लंबित चल रहे हैं अदालतों में और 2022 में सिर्फ 3% मामलों में ही अपराधियों को सजा हो पाई है। सोचने का विषय है कि आपने अलग से कानून बना दिया मगर क्या सजा हो पाई, क्या न्याय मिल पाया समय पर। अभी भी अगर उसका रोसो 3% चल रहा है तो यह सोचने का विषय जरूर है। यह रिपोर्ट आईसीपीएफ ने जारी की है और जनवरी 2023 तक 2,68,038 मामले रजिस्टर हुए हैं और इनमें से केवल 8,909 मामलों में ही सजा हुई है। यह सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। केंद्र ने 2019 में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई ताकि हर 4 महीने में लगभग 41 से 42 मामले जो हैं उनमें सजा हो जाए और हर साल इसका रेशो रखा गया था 165 कि एक साल में 165 मामले में सजा हो जानी चाहिए पॉक्सो के अंतर्गत, लेकिन रेशो निकल करके आ रहा है सिर्फ 28 का। तो यह सोचने का विषय है। अगली खबर, लोकसभा सांसद दानिश अली, याद होगा आपको दानिश अली, भूले तो नहीं होंगे। रमेश बिदूड़ी ने संसद में तीखी टिप्पणी की थी, उसके बाद हो हल्ला हुआ, माफी भी मांगी गई, लेकिन आज बसपा ने ही दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। लंबे समय से पार्टी के खिलाफ गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, शिकायतें आ रही थी और इसी के आधार पर बसपा ने दानिश अली को जो है बसपा पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बात की है और प्रधानमंत्री ने को कहा है कि विकसित भारत की यह गाड़ी हर गरीब और वंचित तक पहुंचनी चाहिए। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है और ना सिर्फ पूछता है बल्कि उनको पूजता भी है, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। और इस योजना का उद्देश्य केंद्र की हर योजना को सभी लोगों तक पहुंचाना है। ये एक गाड़ी है जो जगह जगह घूमेगी, 199 विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएगी, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसमें केंद्र की योजनाओं का बखान किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा। कांग्रेस सांसद धीरज शाहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अब तक मिल चुका है। सर, सोशल मीडिया पर जो फुटेज आ रही है, अलमारियों में भरे हुए नोट जो नजर आ रहे हैं, शायद आपने और हमने हमारी जिंदगी में इतने नोट नहीं देखे जितनी गड्डियां नजर आ रही हैं।
500 के 200 के नोट हैं। और आपको एक बात और बता दूं, 300 करोड़ अब तक बरामद हो चुके हैं, उनके ठिकानों पर छापे मारे जा चुके हैं। अधिकारी ब्रेड और केले खा करके ये गिनती कर रहे हैं। 3 दिन से ज्यादा हो गए। 40 मशीनें लगाई हुई हैं, कुछ मशीनें तो खराब हो गई क्योंकि अलमारियों में पड़े पड़े नोटों में नमी लग गई थी और मशीनें खराब हो गई। लेकिन अभी भी गिनतियां चल रही हैं। और बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप की उड़ीसा में 250 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, प्रॉपर्टी और होटल का कारोबार है, जिनमें इनके लंबे हथकंडे हैं। और साहू 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और 2018 में इन्होंने अपनी संपत्ति जब हलफनामा दायर किया था तो 34.85 करोड़ रुपए बताई थी कि साहब मेरे पास ये पैसा है, और अब निकले हैं 300 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। और करणी सेना अध्यक्ष गोगावली हत्याकांड में आज एक बड़ा अपडेट आया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्यारों का साथ देने वाला रामवीर को महेंद्रगढ़ के सुरेती पिलानिया गांव से गिरफ्तार किया गया है। रामवीर शूटर नितिन फौजी का दोस्त है, साथ में दोनों ने पढ़ाई की थी और जयपुर में नितिन के रुकने की व्यवस्था भी रामवीर ने की थी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के होटल में कल हमने खबर चलाई थी, ब्रेकिंग भी लगाई थी। एक 6 साल की मासूम के साथ में दरिंदगी की गई थी और उसके आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। हवा महल से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य बिल्कुल 2-3 दिन से बड़े छा रहे थे सोशल मीडिया पर, और फिर माफी भी मांगी थी। और बूचड़ खानों के पीछे पड़े हुए हैं, अवैध जो बिना लाइसेंस के जो चल रहे हैं, कसाई घर में जो चल रहे हैं, मांस मीट की दुकानें चल रही हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। और नतीजा ये निकला कि आज उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, लेकिन मामला कुछ और है। ST-SC एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पीड़ित सूरजमल रेगर ने इनके खिलाफ गाली गलौच, मारपीट सहित कई आरोप लगाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि करगनी थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भव्य रूप से चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई BBVIP इसमें शामिल होंगे और साधु संतों का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सनातन मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आगे बढ़ते हैं और शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कम शेयर कर रहे हो भाई, जम करके शेयर कर दो, आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है। विधानसभा चुनावों में के बाद में चुनाव आयोग अब जुट चुका है लोकसभा चुनावों की तैयारी करने में और 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। जो अभी भी वंचित हैं, जिनके नाम नहीं आए हैं, 20 दिसंबर से और 6 जनवरी तक आप अपने नाम जुड़वा सकते हैं। 6 जनवरी को लिस्ट जारी हो जाएगी, है ना, और उसके बाद भी फिर चांस मिलेगा। 199 विधानसभा में यह अभियान चलेगा और नाम जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं सियासत की। सियासत में क्या कुछ चल रहा है और सियासत की बातों को जानने के लिए और उन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं आज डिबेट में, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक एक करके तीखे सवाल होंगे और उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि सर आखिर क्या वजह रही और अब आगे किस तरह का जो भविष्य है वो राजस्थान का आप देखते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के अगर हमारे यहाँ की बात करें, दोनों विधानसभाओं की हम बात करें, चाहे सभा माधोपुर जिले की 4 विधानसभाएं हैं या करौली की 4 विधानसभाएं हैं, उनकी बात करें तो ना तुम जीते ना हम हारे। दोनों तरफ आग बरोबर लगी हुई है, 2 भाजपा की 2 कांग्रेस की। करौली में जाओगे तो वहां भी आपको यही मिलेगा, 2 भाजपा की और 2 कांग्रेस की। लोगों ने किस आधार पर वोटिंग की है इस बार? क्या मोदी फैक्टर चला, नहीं चला, या फिर व्यक्तिगत आधार पर वोट मिले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे। और हां, एक चीज और कि गंगापुर में जहां मैं जाता हूं, देखिए राजनीति से परे हटकर के एक चीज देखें कि हमको मिलते हैं फीडबैक मार्केट से, हर जगह से। हर कोई एक बात कहता है, अरे साहब पता नहीं कैसे मान सिंह जी हार गए। मैं ये सोचता हूं जब सबको इतना दुख है तो फिर मान सिंह जी हार कैसे गए? फिर मान सिंह जी हार कैसे गए? गड़बड़ हुई कहां थी? समझने में गलती कर दी, उतना बढ़िया अभियान नहीं चला पाए, या फिर एक सवाल मैंने कैंपेनिंग में पूछा था कि बीजेपी की ओर से कोई भी स्टार प्रचारक इस बार चुनावों में नहीं आया था, कहीं उसका तो कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया? इन तमाम सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे और एक एक करके मैं उन एक्सपर्ट को हमारे साथ में यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। तो सबसे पहले भाजपा के नेता और एक चमकता हुआ चेहरा जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते भी हैं, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं, ब्राह्मण समाज के निर्वाचित अध्यक्ष हैं हेमंत कुमार शर्मा जी। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, सर आप आएं और मुझे ज्वाइन करें। तो आप लोग भी जुड़े रहें और शेयर करते चलें। हेमंत जी का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट रहेंगे जो ज्यादातर हमारी डिबेट में आते हैं, खुल करके अपने विचार रखते हैं, खुल करके बात करते हैं
और कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की रीति नीति में बिलीव रखते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छा चांस मिला है, सुखद माहौल मिला है कि विधायक रामकृष्ण मीणा को फिर से जनता ने भरोसा दिया है, जिताया है। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश सर आइए और ज्वाइन कीजिए आप हमको। ये भी एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार डिबेट में हमारा हिस्सा बनते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और एक और शख्सियत है जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सीधी सी बात है, एक आम आदमी के तरीके से उनसे बातचीत करेंगे और उसी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो भाजपा के नेता है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन जब भी अपनी बात रखते हैं बेबाक तरीके से और निष्पक्षता के साथ में रखते हैं और खुलेपन से अपने विचार रखते हैं। अनिल दुबे जी अभिभाषक संघ से जुड़े हुए हैं और आइए सर, मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज़ 7 राजस्थान पर। मीडिया प्रभारी है, बिल्कुल मीडिया प्रभारी है। चलिए अब बात करते हैं कि साहब क्या हलचल चल रही है और सब लोगों के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि साहब सीएम होगा कौन। क्या कुछ उहापोह चल रही है, चुनावों में क्या कुछ गणित चली और कैसा चला। सबसे पहले तो बेसर आपसे कहना चाहूंगा और आप ही से पूछना चाहूंगा, 3 राज्यों में बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो ठीक है आ जाएगी। छत्तीसगढ़ का तो ना किसी एग्जिट पोल ने बताया ना किसी मीडिया ने बताया। गड़बड़ हुई कहां, राहुल फैक्टर चल नहीं पाया या वजह क्या रही? नहीं, ऐसा है जी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों हम कांग्रेस का मान रहे थे, लेकिन इसमें जो अचानक जो इतना परिवर्तन हुआ उसकी एक वजह नहीं है, कई वजह है। एक तो फर्स्ट वजह तो ये है कि कांग्रेस जो है अपने 20-25 विधायकों के या मंत्रियों के टिकट नहीं काट सकी और यथा मतलब स्थिति के आधार पर पूरे के पूरे जो है वोट और चुनाव मतलब उनको प्रत्याशी बनाया। तो ये भी रिपीट कर दिया। ये भी जो है एक लोगों में ये मैसेज गया कि ये भाई के वो ही आ रहे हैं जिनका विरोध था आम जनता में या कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 20 टिकट भी अगर ये रिपीट मतलब काट देते तो एक मैसेज चले जाता कि भाई नया चुना है, कुछ परिवर्तन होगा। बाकी कांग्रेस के खिलाफ आम जनता में ऐसा कोई रोष नहीं था। उन जो गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी वो उनको बहुत ही वो मान रहे थे कि बहुत अच्छी है। और एक डर कहीं न कहीं ये भी था कि अगर भाजपा आ जाएगी राजस्थान में तो ये योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मोदी जी कह गए कि हम जो भी गहलोत सरकार चला रही है उन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, एक उन्होंने आम सभा में ये कहा था। इसके बाद जो है मूल रूप से राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी, उसके एक वजह नहीं है, कई वजह होती है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। अच्छा, सारे ध्रुवीकरण क्या है? मतलब मुसलमानों तो फिर भी बीजेपी को नहीं दिया था। नहीं, एक मत होकर के और कांग्रेस की तरफ घूम गए। ठीक है भाई, जो पहले जो है या तो बसपा में चले जाते थे या अन्य पार्टी में चले जाते थे या निर्दलीय के रूप में जो है खड़े हो जाते थे। इस बार जो है माइनॉरिटी ने जहां तक प्रयास ये किया है कि एक मत होकर के, एकजुट होकर के और कांग्रेस को वोट किया। ठीक है, आप पूरे इसके गणित निकाल लीजिए, आपको सामने नजर आएगा। तो इससे पार्टी में थोड़ा सा इजाफा हुआ। जो इस समय जो 69 उस पर जो टिकी आ गई तो उसमें एक मतलब वो मामला ये भी रहा कि मुस्लिम वोटों का कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से झुकाव रहा। दूसरा ये है कि कांग्रेस का माइनस यही रहा कि भाई रिपीट जो है सारे विधायक और मंत्रियों को कर दिया गया। तीसरा मैं संगठन को मानता हूं कि संगठन 4 साल शून्य रहा, बिल्कुल कोई नियुक्तियां नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद ताबड़तोड़ जो है प्रदेश में कार्यकारिणी गठित कर दिया, ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बना दिए, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की बहुत से स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर तो कार्यकारिणी की गठन ही नहीं हो पाया और चुनाव आ गए माथे पे। तो अब उन जो गहलोत की योजना है उनको कैसे तो फलीभूत किया जाएगा, कैसे फॉलो किया जाएगा, किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा, तो उन तक वो बातें ही नहीं पहुंची ढंग से। दूसरा ये है कि योजनाओं को जो ताबड़तोड़ लागू किया गया 6 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर, तो उसकी क्रियान्वित ठीक ढंग से नहीं कर पाए। उसका रीजन ये रहा कि जो विधायक थे और मंत्री थे उनको इस बात से कोई लेना देना लगभग नहीं था। विधायकों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो इंटरेस्ट अपने सिर्फ इसमें ले रहे थे कि भाई मैं अपने क्षेत्र में रिपीट कैसे हूँ। ऑल ओवर पूरे स्थान, जैसे जिला प्रभारी किसी को बना दिया तो जिला प्रभारी से उसको कोई मतलब नहीं था, वो अपने क्षेत्र में ही देख रहा था। ये है, मैं भी एक शिकायत लेकर के और प्रसादी लाल जी के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि यार आपके क्षेत्र के विधायक से मिलो। तो मैं कि आप हमारे प्रभारी हैं और क्षेत्र के मंत्री हैं,
और जो है जिले के प्रभारी हैं, तो हम आपसे शिकायत कोई लेकर आए तो उसको सुनिए आप। यार टाल टोल मटोल कर दिया उन्होंने, तो अब हम तो कार्यकर्ता हैं, तो हमें तो वो चीज धक्का लगी ना। तो मेरे साथ जैसा हुआ तो और कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ होगा। तो ये चीज बहुत मतलब जो है माइनस गई कांग्रेस के लिए। कुल मिलाकर के है कि कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है ना, वो स्थापित कांग्रेस नहीं कर पाई, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके। हेमंत सर, मोदी के चेहरे पर बार बार उसी फैक्टर पर कब तक चुनाव लड़ते रहोगे? यहां जो लड़ाई हुई पीएम और सीएम के बीच में लड़ाई थी और पीएम जीत गए। कुछ गारंटियां गहलोत साहब ने दी और मोदी की गारंटी ज्यादा हावी हो गई। क्या लगा, क्या फैक्टर आपको नजर आया इन 3 राज्यों में जो सरकार ने वापसी की है बहुमत के साथ में? मध्य प्रदेश में आप देखिए कितनी बंपर बहुत सीटें मिली हैं। क्या कारण मानते हैं? सिर्फ मोदी फैक्टर चल रहा है या कांग्रेस के खिलाफ लोगों में एक विरोध था? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि मोदी फैक्टर पूरी तरह से प्रभावी है पूरे देश भर में। और इन तीनों राज्यों में पहले से हमें तो अनुमान था कि भाई सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये तो अनुमान से भी अधिक वहां सीटें भाजपा की आई। तो निश्चित रूप से मोदी जी का ही प्रभाव है और मोदी जी का मतलब गारंटी है, जैसा वो कहते हैं। यद्यपि कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें चुनाव के टाइम में ऐसी ऐसी घोषणाएं की जो लॉलीपॉप देने जैसी थी। लोगों को वो लगा कि भाई अगर घोषणाएं किसी सरकार को करनी है, अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बीजेपी को अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता की सुविधाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलानी है, इनको शुरुआत में ही बतानी चाहिए। पहले से सारा खाका तैयार रखना चाहिए। अब अंत में अगर हम 20-25 योजनाएं ले आएंगे और किसी को मोबाइल बांटेंगे, किसी को क्या कहेंगे, तो इन चीजों को लोग आजकल समझने लग गए हैं। तो लोगों ने उन चीजों पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी ने जो कहा उस पर लोगों ने भरोसा जताया और उसकी वजह से ये तीनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर के है, देखिए मोदी फैक्टर ने काम तो किया ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट के 6 महीने में आपने ताबड़तोड़ जो घोषणाएं की, ताबड़तोड़ जो आप राहत कैंप लेकर के आए, आपने नई योजनाएं लेकर के आए, आपने जिस तरीके की घोषणाएं की हैं, लोगों में इसका इंपैक्ट नजर नहीं आया और उसके आधार पर लोगों ने वोट कांग्रेस को नहीं दिए। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आप बड़े बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से इन चीजों को देखते भी हैं और सब कुछ महसूस भी करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि सब कुछ हो गया, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी होगी आने वाले समय में? जो नया सीएम जो भी बनेगा बीजेपी का, कारण यह है कि हम भी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि सर इतना रायता फैला हुआ है, उसको समेटना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा आने वाले सीएम के लिए और सरकार के लिए। सर्वप्रथम तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय होने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने बोला ना कि नई सरकार सीएम बनने पर क्या बाधाएं आएगी, मेरा यह मानना है कि किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चलेगी। ऊपर मोदी है और नीचे जो भी राज्य के द्वारा विधायकों के द्वारा जो भी निर्वाचित सीएम होंगे वो गद्दी पर बैठेंगे। और चुनौती तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो गहलोत के कार्यकाल में जो एक कुशलता रही है, तुष्टिकरण की नीति रही है, महंगाई चरम सीमा पर, अपराध बढ़ोतरी है, बहुत बड़े चैलेंज रहेंगे, टूटी सड़कें, आम जनता परेशान, बदहाल स्थिति है, उनको सुधारने में समय तो लगेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, और भी जो संगठन से जुड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर आम जनता को पूरा तत्पर न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूं अपनी लोकल मुद्दे पर, लोकल चुनावों में। हेमंत जी से मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति थी कि साहब बीजेपी का टिकट किसको मिलेगा। एक आप भी थे लाइन में, आप भी थे, है ना, सुशील दीक्षित जी थे जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, गोपाल शर्मा, मतलब बीजेपी के सबसे ज्यादा लोग थे जो टिकट, हाँ, जो सबसे ज्यादा टिकट मांग रहे थे और सारे ही डायनेमिक चेहरे थे, सभी अपना अपना एक वर्चस्व रखते थे। चलिए, टिकट को लेकर के आखिर में विवाद सुलझा भी और ये मामला हो गया कि साहब पार्टी ने मान सिंह गुर्जर पर भरोसा जताया। आप भी जी जान से लगे, तन मन धन से खूब मेहनत की, खूब सहयोग किया। गड़बड़ कहां रही, कमी कहां रही? जनता तक पहुंच नहीं पाए या ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहा कि हाँ हम निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल बना हुआ है? कारण क्या रहा? कारण तो इसमें भारद्वाज जी कई रहे। सबसे पहला कारण तो ये रहा कि भाजपा ने जो टिकट यहाँ का घोषित किया वो काफी देर से किया। मतलब 3 तारीख को शायद इनको टिकट मिला था, घोषणा की थी। और
25 तारीख को चुनाव था, तो इन 20-21 दिनों में हर आदमी तक पहुंचना बड़ा कठिन सा हो गया। हालांकि मान सिंह जी ने भरसक प्रयास किया और उनका जो व्यक्तित्व है वो उससे हम सभी परिचित हैं। वो चाहे पिछले 5 सालों में वो सत्ता में नहीं रहे, उसके बावजूद भी वो हर आदमी के सुख दुख में सहभागी रहे हैं और ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो लेकिन चूंकि अब जो केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें द्वार द्वार तक जाना होगा, क्योंकि आजकल लोगों को जब तक उनसे बैठ के बात नहीं होगी और उनको बताएंगे नहीं कि भाई बीजेपी सरकार की क्या योजनाएं हैं, और जब प्रदेश में सरकार बनेगी तो उन योजनाओं को और अच्छी तरह से आम जन तक पहुंचाएंगे। तो वो चीज एक तो वो रही इसमें कमी कि हम लोग हर आदमी तक नहीं पहुंच पाए। बहुत तूफानी दौरे पूरी विधानसभा में किए, मैं भी उनके साथ रहा ज्यादातर। फिर चूंकि गंगापुर में भी उसी दौरान वो हर मोहल्ले में और वहां तक हमें पहुंचना था, लेकिन चूंकि पहले गांव की तरफ रुख किया तो उस बीच में क्या है कि जो दूसरा पक्ष है उन्होंने यहाँ अपने स्तर पर काफी लॉबी बना ली। तो एक तो वो नुकसान रहा, दूसरा हम अपनी योजनाओं को लोगों तक नहीं बता पाए, ये हमारी कमी रही, और तीसरा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी इसके पीछे रहा है। थोड़ा इजीली लिया आप लोगों थोड़ा सा, हाँ, हमने शायद आप ये बात सही कह रहे हैं कि हमको लग रहा था कि सरकार बीजेपी की बनेगी और हम हर चाहे नुक्कड़ सभा हो चाहे चौपाल के कार्यक्रम हो, और हम लोग बिल्कुल दावे से कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, और वो बनी भी। लेकिन उसमें जो कमी रही हमारी वो यही रही कि हम लोगों तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए और अपनी बात उनसे नहीं पहुंचा पाए। अच्छा, एक चीज है हेमंत सर जो मैं वेद सर से भी पूछना चाहूंगा। इस बार के चुनावों में शुरू से ही लग रहा था जैसे टिकट वितरण हुआ कि अब ये सारी सीटें जातियों में फंसेंगी, ये सारी सीटें जातियों में फंसेंगी, जातिवाद या जातियों का जो समीकरण है वो इस तरीके से चलेगा। साहब, आपने अपने वोट फिक्स कर लिए, इसने अपने वोट फिक्स कर लिए, आपने अपने वोट फिक्स कर लिए। जातीय समीकरणों में कितनी उलझी है आपकी बार की ये जो सीट है? मेरा मानना तो ये कि पूरी तरह से जातीय समीकरण में ये सीट फंसी है, और पूरी लॉबिंग थी कि भाई कौन सी जाति किसको वोट कर रही है, और लगभग वो मापदंड खरे भी उतरे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जातियों के हिसाब से जिसका जो वोट हाँ, मिला है वो उसको मिला है। और बीजेपी की कमी ये रही कि जैसे उनको पता था कि भाई सीएल सैनी भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं और मुकेश बैरवा जी जो खड़े हुए हैं, तो लग रहा था कि भाई एससी का वोट वो ले लेंगे और माली समाज का वोट ये पूरा ले लेंगे। तो ये ऐसा माना जाता है कि भाई अगर सीएल सैनी जी इस चुनाव में खड़े नहीं होते तो शायद माली वोट कांग्रेस को मिलते। तो वो मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, तो उस समय जब ये लगा कि भाई ये दो जो प्रमुख वोट बैंक है ये खिसक रहा है कांग्रेस से, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई कि भाई हाँ, हमको लगा कि भाई जो वोट वहां मिलने चाहिए कांग्रेस को वो बट रहे हैं, तो हम आसानी से इस चुनाव को जीत लेंगे। वहां हमारा सोचना आकलन में थोड़ी सी कमी रही। अच्छा वेद जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो जातीय समीकरण कितने बड़े मायने रखें, क्योंकि माइनॉरिटी ने और एसटी समाज ने बम्पर वोटिंग की है, वोटिंग परसेंटेज भी आप देख लीजिए उनका अच्छा लगा है, जहां उनका 90 से ऊपर पहुंच रहा है, हमारा 78 वोटर 70-75% से ऊपर नहीं हुआ। ठीक है, और माइनॉरिटी में 80-85 तक हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातीय फैक्टर की बात कर रहे हैं आप, वो पूरे राजस्थान में चला, कोई गंगापुर में अलग से नहीं चला, पूरे राजस्थान में ही जाति फैक्टर पे काम हुआ है, कुछ स्थानों को छोड़ करके। अब बाकी देख लो आप, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को वोट टिकट नहीं दिया, इसके बाद यूनिस खान वहां से। हाँ, तो ये जातीय फैक्टर तो विकास गौण हो जाता है और जाति फैक्टर जो है आगे बढ़ जाता है, ये हमेशा राजस्थान में होता है, कोई नई बात नहीं है। गंगापुर में क्या? गंगापुर का जो अपन जो है कांग्रेस की जीत का जो आधार मानते हैं, उसमें जो मुख्य भूमिका ये है कि वर्तमान में जो विधायक थे उनकी जो है जो विचारधारा और जो है एक तरह से समझ मानो तो लोगों के प्रति एक अच्छा बर्ताव रहा। अच्छा। बतौर पहले के स्थान पर 2008 के स्थान। हाँ, अब की बार। दूसरा ये है
कि वो कुछ जैसे एक तो जिले के लिए कुछ किया उन्होंने, तो जिला बनवाया गंगापुर सिटी को, और कुछ विकास के जो योजनाएं वो लाए, तो उनको जो है आगे बढ़ाने का काम भी उन्होंने खूब किया और उसका प्रचार भी बहुत अच्छे ढंग से किया। एक उन्होंने एक बुक भी छपवाई जिसको पूरी जगह पे प्रचारित किया। अब जो है, और मुस्लिम वोट उनको मिलना था, उनको पता था कि माली समाज के वोट मेरे माइनस हो रहे हैं और कुछ ऐसी समाज सा भी मेरा जो है नुकसान करेगा, तो उन्होंने दूसरी जगह से उस वोट को बटोरा। दूसरा यह है कि श्याम मंदिर का जो उन्होंने जो उनका जो फीड रहा श्याम मंदिर के लिए, उन्होंने जो थोड़ी सी पहल करके उस मंदिर को वहां पर स्थापित करवाया, तो उसका लाभ भी उनको इस चुनाव में मिलता नजर आया। अब भाजपा के हारने का कारण क्या रहा, ये तो भाजपा वाले अच्छी तरह से बताते हैं, लेकिन मेरी समझ के अनुसार भाजपा में जो है कार सेवा बहुत अच्छी तरह से हुई। पहली बात तो ये है, जो कार सेवा की जाती है, कांग्रेस में भी कार सेवा करने वाले लोग थे, लेकिन वो साइलेंट थे या इतने कामयाब नहीं हो पाए, और भाजपा के कार सेवक उसमें कामयाब हो गए। ठीक है, एक पहली तो ये रही। दूसरा, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस थी। हमारे जो है मतलब जीत के समीकरण उन्होंने होने के बाद भी हमने बहुत बड़ी 2 सभाएं आयोजित करवाई। हाँ, मोदी जी की और गहलोत की और राहुल गांधी की। जबकि एक तरह से ये सोचते कि हम तो जीत रहे हैं, आश्वस्त भी थे। लगभग 70,000 वोट तो हम खुद काउंटिंग कर रहे थे कि इतने तो हमारे माली समाज के वोट और एससी समाज के वोट टूटने के बाद भी जो है 70,000 वोट तो आ रहे हैं। आपका अच्छा था, कांग्रेस का आकलन बहुत बढ़िया भाई, इतना आकलन तो हमारा था। इसके बाद भी अगर भाजपा वाले ओवर कॉन्फिडेंस में थे तो हमारा क्या दोष है इसमें। दूसरा ये, एक भी कोई सभा बड़े नेता की इन्होंने करवाई क्या? कोई स्टार प्रचारक नहीं है, तो ये इनका माइनस पॉइंट नहीं है। अब सवाल बाजार के वोटों का आता है, तो बाजार के वोट में से भी जो ज्यादातर भाजपा का फैक्टर है, भाजपा को वोट देते हैं, उनमें से भी भाजपा से टूटकर और कांग्रेस को आए हैं। हाँ। आज तक शहर में यही चर्चा है, क्यों नहीं है? ये भाजपा वाले मंथन करें। हाँ बिल्कुल भाई, हम तो जीत करके आश्वस्त हो गए, अब ये तो भाजपा वाले मंथन करेंगे कि भाई इस तरह से ऐसा क्यों हुआ, जबकि उनको पता था कि ये वोट हमसे खिसक रहा है, लेकिन उसको वो नहीं रोक सके, तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा ले बैठे। अच्छा अनिल जी, विकास के नाम पर ये तो कह रहे हैं कि साहब इतना विकास करवाया, जिला बनवा दिया, ये था। दूसरी बात, इस बार उनका व्यवहार जो है थोड़ा सा बदलाव आया है। पिछले, मेरा जो मानना है वो तो यह है कि पिछले 1 साल में बदलाव आया है, बाकी उससे पहले कोई ऐसा बदलाव नहीं आया था, कि काफी कुछ उन्होंने नया करा है, और जो वोट उनके नहीं थे उनको साधने का प्रयास कहीं ना कहीं विधायक रामकृष्ण मीणा ने किया था। क्या फैक्टर, क्या चीज आप मान रहे हैं जिसकी वजह से भाजपा आ रही और कांग्रेस जीती? देखिए सर, अजय जी, अभी जैसा उन्होंने बताया, निश्चित तौर पर जातिवाद काफी जीत का मूल कारण रहा है। लेकिन पहली बार, पिछली बार, आपकी बार ये भी बात मान लीजिएगा, मान सिंह जी के हार का थोड़ा अंतराल भी बढ़ा है। पिछली बार आपको शायद जो उन्होंने बोला था ना, माली वोट इफेक्ट कर गए, माली वोट तो पिछली बार कांग्रेस की तरफ थे। पिछली बार सीएल सैनी जी तो नहीं लड़े थे, माइनॉरिटी भी पिछली बार कांग्रेस की तरफ, पिछली बार कांग्रेस की तरफ माइनॉरिटी भी। परंतु पिछली बार जिस प्रकार से मतलब अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग होती थी, वो होती थी मतलब ऐसा लगता था कि अदर कास्ट को वोट नहीं डालने दिया जाता। लेकिन अब की बार उन्होंने वोट डालने के लिए किसी को रोका नहीं, लेकिन वोट उन्होंने इतने साइलेंट तरीके से वोट डाले कि सामने वालों को मालूम नहीं पड़ने दिया। और मैं तो बहुत से लोग ऐसे थे कि मान सिंह जी के अभी ऑफिस में जाते थे, ऐसा लगने लगा था कि शायद ये लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। आंकड़े लगाते थे, फलाने गांव से अपन को इस कास्ट के इतने वोट मिल जाएंगे, इस गांव से इतने वोट मिल रहे हैं, इस गांव में मर्डर हो गया तो इस गांव में उस जो मर्डर हुआ उस गांव से, तो शायद उस गांव से अपन को आधे वोट मिल जाएंगे। इस गांव में क्या हुआ, हाईवे बनने के चक्कर में तोड़ फोड़ हुई है, मकान तोड़े गए हैं पूरे, तो इस गांव से भी अपन को वोट मिलेंगे, या फलाने गांव से अपन को ये योजना मिलेगी, वोट अपन को मिलेंगे। लेकिन शायद जो वोट देने वाले हैं वो बहुत ही स्मार्ट थे। उन्होंने आपको लास्ट समय तक एहसास नहीं होने दिया कि हमारे वोट कहां जा रहे। यदि वो उनको एहसास हो जाता तो शायद ये तैयारी शहर में हवा और आती और शायद शहर का मार्केट का हवा शायद और पक्ष में मान सिंह जी की और हो जाती। दूसरी बात इन्होंने बोला श्याम मंदिर के लिए, तो अजय जी और शायद पूरे गंगापुर सिटी को मालूम है कि कुशाल लेक जो परियोजना है वो आदरणीय मान सिंह जी की देन है। और यदि आज कुशाल लेक नहीं होती तो श्याम मंदिर भी शायद वहां पर नहीं बनता, क्योंकि जिस एरिया में कुशाल लेक है ना,
वहां पर कोई जाने की हिम्मत भी वैसे बहुत कम जुटा पाता है। लेकिन आज खुशहाल लेक बनने के बाद में श्याम मंदिर बना है, और इससे पहले भी श्याम परिवार के लिए आपने देखो गौशाला है, कितने बीघा में मान सिंह जी की देन है। इसलिए अगर इसका कोई इफेक्ट पड़ता तो इसका फायदा मान सिंह जी को होना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है, वोटों की राजनीति में लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए, हो सकता है कि हमको किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, लेकिन ये तो बात मानिएगा कि आपने पिछली बार आपने देखा था चुनाव में जब रामकेश जी जीते थे, और जीतने के बाद में शायद जो नारेबाजी हुई, मैं नहीं कहता रामकेश जी ने नारेबाजी की, लेकिन जो नारेबाजी हुई, शायद अगर जिन्होंने नारे सुने, जिस जाति के खिलाफ नारेबाजी हुई ना, अगर उनको एहसास होता ना कि हमारे खिलाफ नारेबाजी हुई, तो शायद वो अपमान का बदला लेते, किसी भी जाति के खिलाफ हो। लेकिन वो उस अपमान को भूल गए थोड़े से स्वार्थ के लिए। यदि वो उनको दिमाग में रखता कि क्या क्या बोली टोकरी और क्या और फलाना क्या बोला सब, लेकिन वो अपमान को भूल गए। दूसरी वाली बात, गंगापुर सिटी की आप देख लीजिएगा, किसी भी कॉलोनी की जहां आप डिबेट कर रहे हो उसके सामने वाली रोड देख लीजिएगा, आप जिधर से आए उधर देख लीजिएगा, किसी भी कॉलोनी में जो हिंदू बहुल कॉलोनियां हैं, कोई जाति विशेष की कॉलोनी होगी तो बात अलग है, सारी रोडें टूटी पड़ी है। बिल्कुल, और पूरे चुनावों में सबसे पूरे बनाए तो आज तो आप कह रहे हैं ना कि गंगापुर सिटी में विकास नाम की चीज तो है नहीं, प्योर वोट जाति के हिसाब से डाला गया। रही बात माइनॉरिटी की, तो मेरा तो शुरू से मानना है कि वो माइनॉरिटी वोट कांग्रेस की नहीं है, वो माइनॉरिटी वोट केवल उसी को देती है अधिकांश से जो बीजेपी को हराने में सक्षम है। केवल उनको बीजेपी से एलर्जी है। ये बीजेपी कुछ लोग देते हैं, लेकिन वो लोग भी इतने मतलब आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं, लेकिन वोट जो देखा जाए ना, तो शायद उनके पास के गांव के भी वोट, जिस गांव के उनके वोट है ना, जिस गांव में अगर अपने गांव का कोई, किसी जमाने में कहते थे गांव की बहन बेटी भी अगर दूसरे गांव में मिल जाती थी तो उस गांव में पानी नहीं पीते थे। अगर आपके गांव का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ना, तो पूरा गांव सारी जाति को भूलकर, सारे धर्म को भूलकर, सबको भूलकर वो वोट देता। ये मेरा मानना है। अब देखो साहब, ऐसा है जैसे अनिल जी ने ये कहा कि मान सिंह जी को उधर से वोट नहीं मिला। आप मान सिंह जी के पूरी वो लिस्ट को उठाकर देख लिए, 15,000 वोटों से अधिक वोटों से इधर से लेकर आए वो वजीरपुर साइड। हाँ, वजीरपुर साइड से। तो ऐसा थोड़ी है कि वोट नहीं मिला, वोट हर बूथ में से बीजेपी को मिला है। ऐसा कोई सा बूथ नहीं है आगे नहीं रहे, वो राउंड में आगे रहे नहीं रहे, वो तो भाई जिस जाति, जिस हमने तो ये तो पहले ही कह दिया कि जातिगत चुनाव हुआ और जो है जात फैक्टर जो है इस पे काम किया। तो ये दूसरी बात रही। और जब जिला बनवाया तो अब ये कह रहे हैं कि श्याम मंदिर, खुशहाल लेक मान सिंह जी लाए, गौशाला उन्होंने खोला, उसको फॉलो ही नहीं कर सके वो। भाई चुनावों में भुना नहीं पाए तो फिर कहेगा उन्होंने उसको बुनाया, और एक मैसेज दिया लोगों में कि भाई मैंने जिला बनाया है और आगे 6 महीने के अंदर मैं इतने पैसा आएगा, इतने विकास की योजना है, उनको फलीभूत करने के लिए आप मुझे वोट दीजिए। तो ये रामकेश जी ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने काम किया, तो भुना नहीं सके ना उस चीज को, भुनाने की तो बात कर रहे हैं हम। अच्छा हेमंत सर, एक चीज है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब तो चलो सब कुछ हो गया, एक सबसे बड़ी खुशी की बात बीजेपी वालों के लिए ये हुई कि साहब बहुमत से हमारी सरकार आ गई, अब कम से कम वहां हमारी सरकार है, ये एक राहत वाली बात है, हमारी सरकार है ना। और अब भी गंगापुर सिटी की अगर बात करें कि भाई अब वही बात है ना कि लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज चल रही है, अरे यार अब विधायक कांग्रेस का है तो शायद विकास के काम नहीं हो पाएंगे, और ये होता भी है। अपन भी जानते हैं इस बात को कि साहब अगर कोई एंटी गवर्नमेंट है तो शायद उतना फंड नहीं आ पाएगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी। क्या लग रहा है गंगापुर के भविष्य को लेकर के, जबकि सभापति बीजेपी का है और प्रधान बीजेपी का है, बस विधायक कांग्रेस का है और सरकार बीजेपी की है, कैसे चलेगा ये मामला? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि विधायक भी मान सिंह जी हैं। अच्छा, यहाँ गंगापुर में भी विधायक मान सिंह जी ही रहेंगे, और जो सरकारी योजनाएं हैं वो आएंगी, बहुत काम होंगे। अब ये अलग बात है कि भाई उनके कोटे का जो पैसा है रामकेश जी का, वो अपने हिसाब से उसको शायद खर्च करें, लेकिन जो प्रदेश की जो योजनाएं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं, वो अच्छे से लागू होंगी। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको अगले कुछ महीनों में ही परिवर्तन दिखाई देगा गंगापुर में। और जो वंचित वार्ड रहे हैं, जैसा कि अभी अनिल जी बता रहे थे कि विशेष वार्डों में ही काम हुआ है, और कुछ ऐसे वार्ड जिनको ये माना जाता है कि भाई ये बीजेपी के वार्ड रहे हैं, उसमें हमारा नसिया कॉलोनी का क्षेत्र भी है,
यहाँ की सड़कें तो आपने भी देखी होंगी आते समय भी, बारिश नहीं है फिर भी सड़कों पे कीचड़ है। अब पता नहीं ये घरों का पानी फैलता है उसको, अस्तित्व ही खत्म सा हो गया सड़कों का। यहाँ जबकि 40 फीट के रोड है इस कॉलोनी में। गंगापुर की पहली ये कॉलोनी है जो यूआईटी की है। तो यहाँ सड़कें अब बनेंगी, शहर में विकास के काम भी होंगे जो रुके हुए हैं। नगर परिषद भी किसी कारण से काम नहीं कर पा रही थी, ये भी आपको मालूम है। कांग्रेस के विधायक थे और बीजेपी के बोर्ड चेयरमैन है, तो वहाँ आपस में थोड़ा सा वो रहता ही है कि भाई वो काम नहीं होने चाहिए। तो वो काम अब शेष जो उनका कार्यकाल बचा है शिवरतन जी का, उसमें काम करेंगे। और हमें इस बात का ही इंतजार था कि भाई यहाँ से भी विधायक बने और प्रदेश में भाजपा की सरकार आए। तो हमारी एक जो सबसे बड़ी खुशी है कि पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। और हमेशा से ऐसा होता भी रहा है कि जो पार्टी की जिस पार्टी की सरकार होती है वहाँ का चाहे विधायक नहीं हो, विधायक चाहे दूसरी पार्टी हो, फिर भी सरकारी काम होते ही हैं, सरकार की योजनाएं वहाँ लागू होती हैं। और वो नीति पे डिपेंड, आपकी नीति पे डिपेंड करता है, नीयत कैसी है। मान सिंह जी का जो विजन है वो यही है, विकास को प्राथमिकता पहले भी वो देते रहे हैं और अब भी देंगे। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब यहाँ आपके लिए भी वही सवाल आता है कि साहब वहां तो सरकार बीजेपी की है। अब जैसे शिवरतन जी पहले कहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं भाई राग अलापना रामकेश जी शुरू कर देंगे कि क्या करूं साहब, मैं तो काम करवाना चाहता हूं लेकिन सरकार मेरी नहीं है। नहीं, आप तो एक बात बताइए साहब कि रामकेश जी यहाँ जीत गए और गवर्नमेंट बीजेपी की बन रही है, तो रामकेश जी को नुकसान क्या हुआ है? नहीं, कहने को तो जगह मिल गई ना उनको, वो तो यही कहेंगे ना जैसे नहीं, नुकसान की बात नहीं है, बात ये है कि उनको ऐसी कौन सी चीज है जिसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या विकास की योजनाएं आएंगी, नहीं ला पाएंगे वो? पहली बात नहीं, वही मैं जानता क्या उनको एमएलए क्वार्टर अलॉट नहीं होगा? बिल्कुल। क्या उनको विधायक को निधि से जो पैसा आता है वो पैसा रुक जाएगा उनका स्पेशली? तो कौन सी चीजें हैं ऐसी जो उनके उसमें नहीं आएंगी तो और उसको वो फॉलो नहीं कर पाएंगे? आप ये बताइए। अभी डायलॉग नहीं मिलेगा ना सुनने को, यही तो मैं जानना चाहता हूं। दूसरा ये है, सक्रिय रूप से अगर वो काम करेंगे तो नहीं मिलना चाहिए। और रहा सवाल मान सिंह जी का, मान सिंह जी चुनाव हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर बैठ जाएंगे। इस क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर से बेहतर काम उनको करना चाहिए, हमारी ये सलाह है। प्रधान और बीजेपी के जो कांग्रेस में उनकी नहीं चल रही थी, अब वो विधायक से भी ऊपर रहकर काम करेंगे, ये मेरा मानना है। तो पर्सनली मैं जो कहता हूं ना, मैं इसमें मेरे कोई राजनीतिक लपेट वाली बात नहीं। दूसरा ये है कि आप मुझे एक बात का जवाब दे दे, दोनों भाजपा के नेता यहां बैठे हैं, 25 सांसद राजस्थान ने दिए, एक भी सांसद कोई गहलोत मुझसे मोदी से कुछ कह करके कोई योजना लाया क्या राजस्थान? नहीं ला पाया। किसी की हिम्मत है क्या मोदी के सामने कुछ कहने की? ये सही बात करें। आज 8 दिन हो गए, तीनों राज्यों में एक सीएम का नाम घोषित नहीं कर सके। क्या मोदी की इतनी सी हिम्मत नहीं है? और मोदी कह रहे हैं कि हम मोदी हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, दूसरे दिन ही नाम रिपीट हो जाना चाहिए था। और आपने इतना मत्थन कर दिया, क्या सरकार चलाएंगे? अभी बहुत दिक्कतें आएंगी सरकार चलाने में। नहीं, वो सरकार चलाने में तो दिक्कतें इसलिए आएंगी वेद भाई, मैंने जो देखा है ना, जितनी योजनाएं दी है ना, उन योजनाओं को फलीभूत कर देंगे ना ये, तो इनको 200 की 200 सीट दे देगी आम जनता 2028 के चुनाव में। पर वो आपको नहीं दे पाई ना, समस्या तो ये हो गई। योजनाएं तो आपने चलाई फिर भी सीट नहीं मिल पाई, तो समस्या ये हो गई। मेरा कहने का कथन मानो, मतलब मेरा मतलब ये है कि मोदी ने ये कहा था कि हम गहलोत सरकार की जो भी अच्छी योजना है उनको बंद नहीं करेंगे। अब आप अच्छी और बुरी कौन कौन सी मानोगे? आप ये मानिए विधायक निधि कोटे का पैसा अभी कम होने जा रहा है, आप देख लेना भविष्य में। चिरंजीवी योजना में कटौती होने जा रही है, आप देख लेना भविष्य में। अभी देखो आप क्या क्या होता है। ठीक है, एक बात अजय जी, एक बात तो आप जानते हो और सब लोग भी जानते हैं कि नौकरशाह सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन जो भी होता है ना, जिसकी सरकार होती है उसके इशारों पे चलते हैं, वो उसके इशारों पे चलते हैं। अब जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में शिवरतन जी को काम नहीं करने दिया गया दबाव में, अब वो अधिकारी कर्मचारी ये बात मानिएगा काम करेंगे। किसकी बात मानेंगे या अच्छी तरीके से सभी को मालूम है। और दूसरा, जिन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पाई, शायद इनको ये मालूम नहीं है कि अभी पिछली विगत में जब सचिन पायलट जी की और अशोक गहलोत जी की खींचतान चली थी, 16 दिन बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो पाया था।
अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तो कल घोषणा हो जाएगी। आप 18 दिन लगाओ फिर हमारे। नहीं, फिर ये भारतीय जनता पार्टी देखिए लॉजिक नहीं हुआ सर, लॉजिक है क्या? इतने बड़े शहर को चलाने के लिए बहुत सोच समझ के नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम का चेहरा जिसको भी बनाया जाएगा, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में मंथन किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बालकनाथ जी, वसुंधरा राजे जी, ओम माथुर जी, सुनील बंसल जी, अश्वनी वैष्णव जी, कितने लोग हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कितने लोग। नहीं, युद्ध नहीं चल रहा है, ये मंथन है। ये अच्छा ही है हमारे पास। ये गंगापुर सिटी में भी बीजेपी का हारने का कारण मुख्य रूप से ये है, आप निकाल लेना ये है। देखिए गंगापुर सिटी में, देखिए मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सर, गंगापुर सिटी में ईमानदारी की बात यह है, गंगापुर सिटी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार आपको मालूम है 48,000 वोट करीब आए थे, अब की बार 64,000 वोट आए। भारतीय 16,000 बढ़ गई, तो 16,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के बने। पहली बात। दूसरी वाली बात, जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, अन्य उम्मीदवार, वो इतने वोट को नहीं खींच पाए। हमारे हार का कारण, मेन कारण यह है, बड़े वो तो नहीं दिख रहे इनको 16,000 दिखे। नहीं, आपके तो पूरे 83,000 58,000 के 83,000 नहीं, 25,000 वोट नहीं बढ़े क्या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा कहने को तो ये भी यही कह रहे थे आज, और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, दूसरी बात, भारतीय जनता, ये सही बात है, ये मैंने ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा एक छोटी सी बात जो उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सभा नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर इनके जो स्टार प्रचारक की सभा हुई ना, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है राजस्थान में, इनके स्टार प्रचारक की देन है। अच्छा। राहुल गांधी जी अगर 2-4 सभा और कर देते तो शायद हो सकता है यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जीतते, क्योंकि ये हमारा ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ही वो लोग आते हैं, और जहां जिस जगह जाते हैं वो सरकार भारतीय जनता पार्टी बनती है। इसके अलावा एक छोटी सी बात कह देता हूं, ये एक छोटी कटु सच्चाई मुझे स्वीकार करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से मैं 1987 से जुड़ा हुआ हूं। मैं 1990 में कार सेवा में राम मंदिर आंदोलन में जेल भी होकाया हूं। 14 दिन कानपुर जेल में बंद रहा, 2 दिन इटावा जेल में बंद रहा था, शायद किसी को मालूम नहीं है कॉलेज। मेरा ये मानना है कि ये, क्योंकि पार्टी हारती है ना सर, नेताओं को दुख होता है नहीं होता, कार्यकर्ताओं को दुख होता है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता को हम लोग ईमानदारी की बात है, आज मैं मान सिंह जी से मिलने गया ना, उनके पास बैठा, थोड़ी देर बैठा, 15 मिनट बैठा, उसके बाद न तो मैं बोल पाया न बोल पाए। मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं आपके पास थोड़ी देर रुक नहीं पा रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही मैं आपके साथ बैठ पाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कोई नहीं हारता है, कार्यकर्ता हारता है। हम लोग चिल्लाते हैं मार्केट में, हम बहस करते हैं, कभी नेता के ऊपर उंगली नहीं उठती है केवल कार्यकर्ता को। लेकिन यह भी कटु सच्चाई है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर उनकी निष्ठा थी, यदि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से फायदा उठाया या भारतीय जनता पार्टी का लेवल उनके ऊपर था, पदाधिकारी बनाया है, पाल पोस का भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े रहे। मेरा मानना है कि यदि किसी ने अगर पार्टी से गद्दारी की ना, तो शायद उससे बड़ी मुझे दुख इस बात का है, एक कार्यकर्ता की पीड़ा है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता ना सर, बहुत अच्छा लगता। आज हम लोग कितने खुश होते। ठीक है, हरी पार्टी में सरकार बनी, लेकिन निश्चित तौर पर आज किसी को दुख नहीं होगा। 2 दिन भूलेंगे, 2 दिन हारेंगे, 4 दिन मिलेंगे, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं सर, हम लोगों को 5 साल फिर हमको तो मार्केट में रहना है। कार्यकर्ता को जो हम बोल नहीं पा रहे, हमारे आंसू है ना, नहीं रुक पा रहे, क्योंकि हम कार्यकर्ता है। हम उस परिस्थिति में हमको न मान सिंह जी से लेना देना, न जौनपुरिया से लेना देना, न वसुंधरा जी से लेना देना, हम केवल बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और पार्टी हारती है ना, तो शायद जिन्होंने कहा ना कार सेवा, जिन्होंने कार सेवा की हुई, शायद उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि कभी कोई उनको माफ किया जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब, जैसे एक छोटा सा सवाल मैं हेमंत जी से पूछना चाहूंगा। हेमंत सर, एक कड़वा सच है जो इन दिनों मार्केट में भी आ रहा है, हमको भी फीडबैक को मिलता है और कई जगह सुनने को मिलता है, आप स्वीकार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे मुझे नहीं पता, कि आज भी अफवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ पदाधिकारी ऐसे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आप और हम सब इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने अच्छे पदों पर रहते हुए जो वरिष्ठ भाजपा के नेता रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का या मान सिंह का उतना साथ नहीं दिया दिल से जितना देना चाहिए था।
कितना सही है इसमें? दूसरी बात कहीं ना कहीं लग रहा है सब जनरल कास्ट ने भी अब की बार अपना वोट कास्ट जो है वो कहीं दूसरी तरफ कर दिया, वो भी डाइवर्ट हो गए, ब्राह्मण समाज ने नहीं दिया, बढ़िया समाज को भी उसमें शामिल किया जाता है। ये चीजें कहां तक सही है? ये फैक्टर कितने चले हैं? और उन पदाधिकारियों को जो भाजपा की सत्ता बैठे तो हैं लाभ के लिए, लेकिन उन्होंने उतना योगदान नहीं दिया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। सबने अपना काम किया ही होगा, क्योंकि जो पार्टी में पदाधिकारी है उसके पास हो सकता है यहाँ से एक से अधिक बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, और कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से अपना योगदान भी दिया है। और जैसा कि अनिल जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा दुख कार्यकर्ताओं को ही है। बिल्कुल सर, वो धरातल से जुड़ा रहता है, धरातल से जुड़ा हुआ है, उसको 5 साल तक लोगों की बातों का जवाब देना है। और अभी जैसा वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि भाई 2 स्टार प्रचारक इनके आए, राहुल जी भी आए और गहलोत साहब भी आए, तो थोड़ी सी कमी हमारे साथ ये रही। ये बात तो सही है कि कोई एक स्टार प्रचारक अगर यहाँ आते तो एक माहौल अलग क्रिएट हो जाता। हाँ, वैसे मैंने मान सिंह जी से एक बार चर्चा भी की थी। मैंने कहा साहब, अपन अगर एक बार योगी जी की यहाँ सभा करा लें तो अपने लिए फायदेमंद रहेगा। अब मुझे इसके बाद ये जानकारी तो नहीं है कि भाई उन्होंने इसके लिए कोशिश की, या हो सकता है मान सिंह जी को ये पूरा भरोसा था, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहे हैं पिछले 15 साल से, बिल्कुल है, उन्होंने एक दिन भी गंगापुर को नहीं छोड़ा है, चाहे वो विधायक रहे हों या नहीं रहे हों। और मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर उनको गंगापुर में कहीं जाना है तो एक दिन में 2 बार जयपुर जाके भी गंगापुर में लोगों को अटेंड करते हैं। इस मामले में 15 साल से सक्रिय। तो मुझे लगता है शायद उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है, मेरे काम से मैं जीतूंगा, लोगों की भावनाओं से जीतूंगा। और भाजपा के प्रति जो देश में इस समय एक माहौल है, मोदी जी को सब लोग भाजपा के एक उसके रूप में देखते हैं, और न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार भर में मोदी जी को पूरे संसार का एकमात्र औरा है ही उनका। और तो शायद ये हमारी थोड़ी सी कमी रही होगी। दूसरी बात, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा में चूंकि रामकेश जी विधायक थे और उनको ये पता था कि टिकट उनका फाइनल है, वो कोई उसमें दो राय भी नहीं है, चूंकि उनके जिस तरह के गहलोत साहब से संबंध हैं और उनके काफी नजदीक भी वो रहे हैं, तो जिस आदमी को ये पता है कि मेरा टिकट फाइनल है तो वो तो 5 साल तक उसके लिए काम करेगा कि मुझे अगली बार भी टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हम देखें अगर भाजपा की, तो भाजपा के अपने एक नीति सिद्धांत हैं कि वो टिकट किसको देगी ये ऊपर शीर्ष लेवल पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। तो उन्होंने पहले से पिछले 1-1.5 साल से पूरी तैयारी में थे वो। और मैंने तो ये देखा कि मैं खुद भी काउंटिंग में था, तो हमारे जो कांग्रेस के और जो कार्यकर्ता थे जो उनके साथ में लगे हुए थे, उनके पास हर बूथ की निश्चित संख्या लिखी हुई थी कि मुझे बूथ नंबर 1 से 300 वोट आने, तो लगभग वो वोट उनको मिल रहा था। मतलब उनका जो होमवर्क था, कैलकुलेशन से ज्यादा मिला। अब ये तो मैं कैसे कहूं कि उनको ये कैसे विश्वास था कि हमें 300 वोट मिलने और वो मिलेंगे ही, ऐसा कोई कैलकुलेटिंग रिस्क जो है इसका कोई एक विशेष कारण है जो आप शायद समझ रहे होंगे। तो वो वोट उनको मिला। और भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें एक और भी जो कमी रही है उसकी हम नहीं उसकी जांच कराएंगे। इसमें इस बार क्या हुआ है कि हजारों नए जो मतदाता जोड़े गए हैं उसमें फर्जी हैं, बहुत सारे फर्जी हैं। हाँ, ये सुनने में आया कि और हाँ नहीं, गंगापुर में ही गंगापुर शहर में ही एक व्यक्ति का नाम अलग अलग 2 जगह पे है और उसने 2-2 जगह वोट डाला है। इसकी जांच होगी। और जो इस पे जो BLOs हैं, आज तो उन तक ही आनी है कि उनके पास ये काम था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निर्वाचन आयोग की इसकी शिकायत की जाएगी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के गांव में भी नाम है, यहाँ भी नाम है ना, और कईयों में किराएदारों को, लोगों को किराएदार बताकर उनके नाम जोड़ दिए। और जिन BLOs ने कहा कि भाई मैं तो नहीं जोड़ पाऊंगा, उनको हटा के दूसरा लगा दिया। ये प्रशासन ने मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। तो हाँ, नाम हटाए। हमारे खुद के जो नसिया कॉलोनी में मैंने आज ही एक मीटिंग ली थी कार्यकर्ताओं की, तो मुझे बताया कि लगभग 200 नाम, इन 10 बूथों से 200 नाम ही गायब हैं। हाँ, मतलब नाम गायब होने की बहुत शिकायत आई है। ये तो हुआ ही है, परिवारों के नाम ये तो हुआ ही है
कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो 2 का वोट तो एक बूथ पर है और 2 का किसी और बूथ पर है। तो आप समझिए कि वो तो अब एंड टाइम पर जब कोई जिसको मालूम है कि मेरे परिवार के मेरे माता पिता का वोट इस फलाने बूथ पर है और वो 4 लोग जा रहे हैं, पता लग रहा है कि 2 का वोट तो यहाँ है, हाँ ये BLO की कमी है और इस पर मंथन हम करेंगे और उसकी जांच भी करेंगे। पहलू की समीक्षा करनी पड़ेगी अब। हाँ, तो अगर ये जो फर्जी वोटर नहीं होते तो भाजपा आसानी से जीत जाती है इस चुनाव को। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप लोग जो नियमित खबरनामा देखते हैं, एक बार मैंने भी जब केशव जी यहाँ SDM हुआ करते थे, उस समय मैंने एक खबर चलाई थी और उस समय कहा था कि मेरे पास अंदर से रिपोर्ट आई है कि गंगापुर सिटी में लगभग 15,000, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं ये बात, कि लगभग 15,000 ऐसे वोटर हैं, ऐसे नाम हैं जो फर्जी है। बहुत बड़ा रेशियो है ये। जीत और हार एक वोट की बहुत मायने रखती है, जिसमें 15,000 डबल जगह नाम है। ये हुआ है। दूसरी बात, नाम को अपन फर्जी बढ़ाई तो कई जगह नाम उड़ा दिए गए। परिवार मुझे ऐसे मिले जो कह रहे थे साहब मेरा नाम था, मैंने वोट दिए और मेरा आज पूरे परिवार का पत्ता साफ हो गया, मेरे नाम कट गए। तो कई जगह ऐसी चीजें हुई हैं जहां मशीनरी का दुरुपयोग भी नजर आया है। अब बात करते हैं, चलो इनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि साहब सरकार इनकी बन गई, तीनों राज्यों में बढ़िया बन गई, बहुमत के साथ में बन गई, 5 साल तक तो बढ़िया शासन चलाएंगे। अब आपके विधायक साहब के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां रहेंगी? अब ये नहीं हो सकता कि साहब कुशालगढ़ लेक परियोजना को आप भूल जाएं, ये इसका काम पूरा करना पड़ेगा। सड़कें हैं, जो बहुत सारे काम है ना, वो अब आपको करने पड़ेंगे। रह करके जो चुनौतियां थी, जो वो थे, उससे डबल चुनौतियां हैं। अधिक रूप से सक्रिय रहना पड़ेगा। उन योजनाओं को, उनका पैसा सरकार से किस तरह से लाना, ये हमारे विधायक की मानसिकता के ऊपर निर्भर करेगा, उनकी सक्रियता के ऊपर निर्भर करेगा। आजकल बड़ा पोलाइट भी है। दूसरा ये है कि हेमंत जी ये कह रहे थे कि मोदी फैक्टर चला राजस्थान में, मैं तो ये मान रहा हूं 0% चला। अच्छा, क्यों? कि लोगों के जो आवाज थी मन में वो ये थी कि यहाँ गहलोत, वहां मोदी। ये ऐसा आपने भी हो सकता है सुना होगा। बिल्कुल सही है। और कांग्रेस की मूल सबसे बड़ी हार का कारण है जातिवाद और विधायकों को रिपीट करना। गहलोत साहब की जो उसका खामियाजा जो गहलोत साहब ने जो आश्वासन दे रखा था कि मैं आप सबको टिकट दिला करके लाऊंगा, और आपको ध्यान हो तो AICC में 140 की सूची जो गई थी वन नाम की, उस फाइल को उठा करके फेंका गया था। और फेंकने के बाद फिर गहलोत जी बहुत परिपक्व नेता है, उन्होंने 2 दिन जो है बिल्कुल चुप्पी साध ली। आखिर में वही लिस्ट को उठा करके और उसी को जो है जारी करना पड़ा। वही लिस्ट आ गई वापस। तो ये उन्होंने कहा कि 2 दिन शांति रखो, टाइम निकल जाएगा, अपने आप जारी कर देंगे। यहाँ पर जो गौरव गोगोई आया था और जो वो थे रंधावा, उनके साथ मिलकर खुद सचिन पायलट ने और गहलोत ने आपस में समझौता कर लिया और अपने अपने विधायकों को उन्होंने टिकट जो है नाम भिजवा दिए कैंडिडेटों के। तो इस तरह से थोड़ी होता है। दूसरी लाइन को तो इन्होंने आगे आने ही नहीं दिया, विकल्प के तौर पे कोई नाम ही नहीं दिया। आज एक वीडियो देखा, 3 नाम इनमें से। अब आप ये बताइए कि फिर हमारा क्या होगा? PCC की यूं मान लिए मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, अगर मेरी इच्छा तो नाम क्या होगा? आप आके बैठिए, तो उन्होंने जाने से ही मना कर दिया। तो अब भी दिख रहा है कि इन दोनों में नहीं, और ये तो चलेगी, अभी तेज चलेगी। तो मोदी फैक्टर नहीं चला यहाँ पर, तो गहलोत की सरकार खुद ही मतलब उसको और रसातल में ले गई। मतलब प्रकाश जी ये कहना मैं अभी कांग्रेस CM का चेहरा डिसाइड नहीं कर पा रही है बीजेपी। तो बीजेपी आम आदमी की पार्टी है और वो कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। वहां तो पहले से तय होता है कि किसको CM। मेरे को तो ये शक है कि 5 साल सरकार चलाने में भी यही स्थिति रहेगी, आप देख लेना। क्योंकि अभी 8 दिन में ये चेहरा जब डिसाइड नहीं कर पा रहे, और अब कल राजनाथ जी आ रहे हैं, आपके पर्यवेक्षक आ रहे हैं, वो भी पछे पेश में है। क्या 6 महीने के लिए क्या करें, 6 महीने के बाद के लिए क्या करें? पर किसी राज्य में आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए वेद जी, जहां बीजेपी की सरकार कभी बीच में गई हो। बीच में ही होनी जा रही ना। जब 2500 सांसदों पे टेप लगा रखा है मोदी ने, तो किसकी औकात है जो उसके सामने बोले? ये मंथन इसलिए चल रहा है कि एक सर्वमान्य व्यक्ति, मतलब अगर कांग्रेस होती तो निश्चित है। नहीं है
क्या गजेंद्र सिंह शर्मा नहीं है? नहीं, क्या ओम माथुर शर्मा नहीं है? पर नई टीम तो किसी लानी एक लाख पड़ेगी का सर। डिसाइड तो होना ही है। नहीं हो जाएगा, लेकिन किस चीज का? देखो विधायक दल ये की बताइए। कल विधायक दल की लिफाफा आएगा, उस लिफाफे को कल खोल के बताया जाएगा। नहीं अगर ऐसा होता मुझे- ना। अच्छा एक बात आपने एक देखी लिफाफे में आएगा हेमंत जी, सारा नाम ये बीजेपी से मोदी ने लिफाफा बना करके एक मिनट, और एक उसको दे मिनट। दिया। बीजेपी से ज्यादा टेंशन कांग्रेस को क्यों हो रही है सीएम की? मैं तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा। देखिए सर, वो तो एक जुमला है साहब कि जो है कि कांग्रेस में तो पेपर भी लीक हो जाते थे हाँ। और बीजेपी में एक यहाँ मुख्यमंत्री CM का भी लीक नाम नहीं हो पा रहा। जो है लीक नहीं हो रहा है, जो व्हाट्सएप पे चल रहा है। देखिए सर, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अशोक गहलोत के कार्यकाल में तुष्टीकरण की नीति थी, करौली के आपने दंगे देखे, कन्हैया लाल की हत्या देखी, और सबसे बड़ी बात आपने जयपुर में देखा कि दो आपस में एक ही समुदाय के लोग लड़े। एक लड़का मरा, उसको 50 लाख रुपए दिए गए थे और परिवार को नौकरी दी गई कुछ, जबकि और कोई मरा, उसको 5 लाख रुपए भी नहीं दिए गए और उसको गहलोत जी कहेंगे नहीं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी। इसके कारण से सरकार के, गहलोत सरकार के खिलाफ जनता के अंदर आक्रोश था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। नहीं अनिल जी, अब आपकी सारी बातें तो वहीं खत्म हो गई जहां वेद जी ने एक बात कह दी कि बीजेपी जीती नहीं है बल्कि कांग्रेस अपनी गलतियों से खुद खुद आ हारी। रही है। मैं ये इनकी जो खामियां, देखिए सर, ये अपनी इस पे रिव्यू करना पड़ेगा। नहीं, मेरा मानना था कि ये बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस अपनी गलती से। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे सब? अपनी गलतियां तो इन्होंने बहुत की थी। जिस प्रकार से इन्होंने गंगापुर सिटी को बिल्कुल गंदापुर बना दिया। नहीं, पर यहाँ तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं सर, ओवर आप आकलन ही नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होता है। हेमंत जी ने बोला था कि यह जरूर है कि पिछली बार भी वो गलती हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, वो अब भी हुई। टिकट का वितरण हमेशा घोषणा ने लेट की जाती है, पिछली बार भी बहुत लेट। और इससे क्या होता है कि टिकट की घोषणा पहले कर दी जाती है ना, तो अगर कोई व्यक्ति अगर नाराज है, जिसको टिकट मांग रहा है, यदि वो नाराज होता है तो उसको ऊपर के लेवल से उसको दबा दिया जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये सही करे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई एक सभा हो जाती तो हो सकता है कोई बड़ा नेता आता तो शायद जो भी रूटे लोग हैं, कोई रूटे लोग हैं, वो एक मंच पर आ जाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर। दूसरा अजय जी, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि आप जो सत्ता की जो कह रहे हैं ना कि सत्ता में किसकी चलेगी, तो 2002 में सुरेश जी चेयरमैन साहब थे, गोविंद नारायण जी जो है वो थे आयुक्त, मतलब, तो उन्होंने एक शनिवार को एक नोटिस निकाल दिया फवारे पे कि इस बिल्डिंग को आज तोड़वाना है, और रविवार को सुबह 2 ट्रैक्टरों में फावड़ा तालाब और जो है हरिजनों को भर करके नहीं, और सुरेश जी मना कर रहे हैं। प्रभावशाली कांग्रेसी नेता था, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे वो, लेकिन वो गोविंद नारायण शर्मा नहीं मान रहे थे। आखिर में तुरंत जो है कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया और सोमवार को सुबह जाकर के नहीं, और उसका ट्रांसफर ऑर्डर लाया। तो सत्ता में जब हाथ में होती है तो ये चलता है। नहीं, वो चलती है, ताकत तो दिखेगी, वो सत्ता की दिखेगी। तो जो शिवरतन जी है वो ताकत से काम करेंगे, और हमारे प्रधान है पंचायतों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में ताकत से काम करेंगे, और विकास की गति मैं जहां तक मानता हूं वो रुकेगी नहीं, गंगापुर विकास की ओर अग्रसर होगा, चाहे एमएलए कोई हो या मानसिंह नहीं। हो। और ये सब चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। सभी चाहते देखिए, मान सिंह जी की सोच तो हमेशा गंगापुर को विकास की गंगा बहाने की है। अच्छा हेमंत जी, अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, जाते जाते एक चीज पूछना चाहूंगा। अब ये जो उहापोह की स्थिति चल रही है ना, सीएम का चेहरा कौन होगा, अगर पार्टी लीग से हट करके एक व्यक्तिगत तौर पे भी अगर मैं आपसे पूछूं, आपका ओपिनियन अगर मैं पूछूं कि ले दे करके कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ तो अपने आप में सरेंडर कर चुके हैं। बाबा बालकनाथ सोशल मीडिया पर बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे थे, हाईलाइट हो रहे थे। आज उन्होंने अपने आप में कह दिया कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और प्रधानमंत्री के अनुभवों का मैं लूंगा। किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपने आप को ये कह दिया कि नहीं, मैं जहां पार्टी संगठन कहेगी वहां काम करूंगा। ले दे करके कुछ चेहरे बचे हैं, किसको आप ज्यादा राजस्थान के लिए मुफीद मानते हैं कि हाँ, अगर ये आते हैं तो बेहतर कर पाएंगे, इनके अनुभव का लाभ जनता को मिल पाएगा और एक अच्छा शासन चला पाएंगे? कुछ एक आध चेहरे जो आपके अपने विचार से हों। देखिए, भाजपा में एक अच्छी बात तो अभी आपने खुद नहीं कही कि बहुत सारे लोग तो खुद सरेंडर कर गए। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, मेरे पास अभी शायद अनुभव की कमी है और किसी वरिष्ठ को बनाओ। ये केवल भाजपा में ही ऐसा देख सकते हैं, कांग्रेस में तो ऐसा सवाल ही नहीं है, वहां तो पहले से तय है। ये केवल भाजपा की ही विशेषता है कि यहाँ ऐसे इतने समर्पित लोग हैं। सीएम का पद किसे अच्छा नहीं लगता? आप सोचिए कितना बड़ा सपना होगा हर आदमी का, और उसके लिए कोई आदमी आगे से कह दे कि भाई नहीं, मैं नहीं बनना चाहता और मेरी जगह किसी वरिष्ठ को बना दिया जाए, तो ये भाजपा की अपनी विशेषता है।
और जहां तक सीएम के कौन बनेंगे ये तो मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, लीडर तो बढ़िया है बीजेपी। नहीं, लीडर तो बढ़िया है। देखिए, हाँ बनेगा तो विधायक ही, और मोदी जी तो उनका तो सोचना बहुत, वो तो ऐसा, मेरी बात सुनिए वेद प्रकाश जी, मोदी जी ऐसा चेहरा ढूंढ रहे हैं जो अगले 15 साल तक भाजपा में सीएम रह सके। आप नहीं सोचिए 15 मतलब 115 से बाहर ढूंढ रहे हैं। नहीं 115 ढूंढ रहे हैं, ये बताओ। नहीं ढूंढेंगे 115 में से ही, लेकिन वो ऐसा चेहरा जो हो गया कि 115 जैसे गुजरात में मोदी जी 15 साल तक रहे और उसका विकास किया, आज भी लोग याद करते हैं, ऐसा एक चेहरा वो ढूंढना चाह रहे हैं। मतलब आप समझिए, मोदी जी ये मान रहे हैं कि अगले 15 साल तक भाजपा का ही शासन इस राजस्थान में वो तो रहना ही रहना है, इसलिए ऐसा चेहरा ढूंढ रहे हैं जो 15 साल तक, आगामी 15 साल तक संभाल सके। अगर 6 महीने इन योजनाओं को ढंग से संभाल लेंगे ना, तो फिर 15 साल की सोचना आप। नहीं, पर इतना आसान नहीं है बेद जी, आपकी योजनाओं को चला पाना इतना आसान नहीं है। मेहमान जी खुल करके बीजेपी के हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी जो नाम चल रहे हैं ना, उनमें जो है एक तो अश्वनी का, हाँ अश्वनी का चल रहा है, रेल मंत्री है ना। अगर ब्राह्मण लॉबी से हो तो अश्वनी या ओम माथुर जो है, इसमें जो है वो रखते हैं। राजपूत में हो तो वसुंधरा राजे सबसे आगे है साहब। और अगर दलित और मीणा चेहरा हो तो हमारे किरोड़ी लाल जी हैं, जो सर्वमान्य नेता है, वो इलाके में भी उनका बहुत जो है प्रदेश में। हाँ, कांग्रेस में थोड़ी सी नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस से हटके बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये डिजर्व करते हैं, हाँ, ये होने भाई ये ऐसे चेहरे हैं जो सब मुख्यमंत्री के, और 115 जैसे इन्होंने कहा कि अभी वो ढूंढ रहे हैं, मंथन कर, हो सकता है 115 में नहीं मिले मोदी जी को, तो वो जो है ओम बिरला को लिया है, और जो है 115 से बाहर भी ला कर, बाहर से भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओम बिरला भी जो है सीएम की रेस में है। जनता पार्टी मैं इस बात को नहीं के हिसाब के आधार पर मुख्यमंत्री घोषित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उसी को बनाया जाता है जो योग्य है, डिजर्व करता है, और 8 करोड़ जनता के भाग्य का वो निर्धारण करेगा। अब वो कांग्रेस की सर की लाइन में है, मेरा ये मानना है, जब एक बन जाएगा तो 14। हमारे आदरणीय कांग्रेसी भाई वेद प्रकाश जी की थोड़ी जीके थोड़ी कमजोर है, आदरणीय वेद प्रकाश जी की थोड़ी जीके कमजोर है। इन्होंने अश्वनी वैष्णव जी जो कि ओबीसी चेहरा है, उनको ब्राह्मण बता दिया, और ओम माथुर नहीं ओम माथुर है, उनको भी ब्राह्मण बता दिया, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जाति के आधार पर व्यक्ति को पद नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, एक बार अमेरिका में गए थे तो उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे, तो अमेरिकन लोग हंस रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकन लोगों से कहा था कि क्या आपके देश के अंदर व्यक्ति की पहचान कपड़ों से की जाती है? हमारे देश के अंदर तो व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेता की पहचान उसके गुणों से और उसकी योग्यता से की जाती है। ऐसा नहीं, किसको देख रहे हो? भारतीय जनता बिल्कुल कार्यकर्ता आएगा। नहीं, किसको देख रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही आएगा। नहीं, मुझे ये तो निकालो आप कम से कम कि साहब ये लोग डिजर्व करते हैं, जो हमारी नजर में अच्छे चेहरे हैं। जो भी चुनाव जीता है, जो मोदी वो सीएम बने। 115 नहीं, ये कहने में क्या संकोच? 115, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता सकता हूं, इतना और कोई तो नहीं कह सकता 115 विधायकों से कोई बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक बता दो, हमारे क्षेत्र नहीं बनेगा, ये कह रहे हो ना, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति नहीं, आप इसी मंच में बैठे, आप इसी मंच में घोषणा कर रहा हूं मैं, इसी मंच में 115 में से ही बनेगा, 115 से बाहर नहीं बनेगा। मैं इसी मंच में घोषणा कर रहा हूं कि हमारे जिले से जीतने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेगा। बस हमारे जिले से जीतने वाला वो तो है, वो तो पहुंचेंगे, वो तो सबको पता है कि वो कैबिनेट में जगह वो व्यक्ति तो ऐसा है कि हार जाए जब भी जीत करके आता है, वो तो डिजर्व करते हैं। अच्छा, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी के लिए कह रहा हूँ, वो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे पद पर पहुंचेंगे। वो तो सबको पता है, वो सबको पता है। पता नहीं, इनको नहीं पता, जानकारी नहीं, वो खुद उनका नाम रेकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब जाते जाते एक चीज पर हम मंथन जरूर करेंगे। मान सिंह गुर्जर भाजपा के अच्छे नेताओं में शुमार हैं, अच्छे नेताओं में, बेहतरीन नेताओं में वो शुमार माने जाते हैं। अगर वसुंधरा जी आती हैं तो बात एक अलग होती है, फिर उनका किरदार तेजी से उभर करके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वसुंधरा गद्दी पर नहीं आती है, ऐसे में क्या भूमिका मान सिंह जी की रहेगी? या वो अब की बार थोड़े से आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि बैकफुट पर रहेंगे या होस्टाइल रहेंगे अपने आप में, या नहीं वो दमखम के साथ में अभी भी जनता के साथ जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, वो तो जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका नेचर है, उसके हिसाब से पूरे 5 साल तक सक्रिय रहेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि उनको
सम्मानजनक कोई एक पद भाजपा जरूर देगी, मेरा मिलेगा, सम्मान है बिल्कुल ना? निश्चित रूप अजय जी से। मैं बताऊं आपको, अच्छा, बहुत मान सिंह सारे- जी स्टार नेता ही नहीं, स्टार बहुत बढ़िया वक्ता भी हैं। नहीं बिल्कुल आप ये knowledge वाले मानिए व्यक्ति हैं। और राज्यों में भी जाकर के उन्होंने सभाएं की और उनमें उद्बोधन दिया है। तो मान सिंह में कहीं कोई कमी नहीं है। और रहा सवाल कोई भी सीएम बनो, उसके लिए मान सिंह जी कहीं कमजोर पड़ने वाले नहीं, अगर वो चाहेंगे कि क्षेत्र के 4 चुनाव लड़ चुका, उनकी लाइजनिंग ऊपर है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर विपक्ष की भी तारीफ होती है तो ये मान लीजिए कि वो किरदार बढ़ा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो किरदार बढ़ा है। कि अगर वेद प्रकाश जी खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किरदार तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। इनको भी अफसोस है भारत उनके मान सिंह जी का हारने का। अफसोस और उसकी बात नहीं है। अफसोस तो देखो, हम ये अफसोस कर जता सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट आई है तो हो सकता है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन अब उनके भाग में नहीं है। और उनके भाग में नहीं है तो हमारा क्या दोष है? हम तो कांग्रेस ही है, हमारा क्या? बात ये प्रकाश जी इस बात को मान रहे हैं। अधिकांश विकास की, गंगापुर की विकास मान की सिंह जी जीतते तो निश्चित रूप से 4 चांद लग जाते हैं। हो सकता है। और अच्छी बात तो सही है। नहीं कुल मिलाकर के मैंने जो शुरुआत में बात कही ना वही है कि मैं जहां जाता हूं, जहां से गुजरता हूं, लोग ये कहते हैं यार बड़ा दुख हुआ। अरे बड़ा दुख हुआ तो फिर वोट गए कहां? समझ में मेरे ये नहीं आया कि जब दुखी सबको हुआ तो फिर वोट गए कहां। खैर मैं ये जानता हूं और हमेशा एक बात कहता हूं, काउन रपो हमें कहानी। जो भी राजा बनता है उसको चलाने की जिम्मेदारी जनता पर भी है। अगर जनता जागरूक है, जनता इनको एक्टिव रखेगी, जनता सवाल करेगी, तो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, सबसे बड़ी बात यह है उनको काम करना पड़ेगा। जनता ने अगर भरोसा जताया है, आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन ये निश्चित है, अंदर से जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि मान सिंह गुर्जर वो बड़ा चेहरा है जिनको कहीं ना कहीं पार्टी अपने साथ जोड़ करके रखना चाहेगी और कोई ना कोई एक सम्मानजनक पद उनको जरूर मिलेगा, चाहे वो डांग विकास क्षेत्र का हो या देवनारायण बोर्ड का हो, कोई भी उनको पद दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे आसपास से जैसे करोड़ी लाल है, जितेंद्र गोठवाल है, बिल्कुल मंत्रिमंडल के अंदर इनको 100% लिया जाएगा, यह भी निश्चित बात है। और जातिगत जो चीजें हैं, अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसा बेद जी भी कह रहे थे और हम सब भी इस बात को जानते हैं, चीजों को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छी योजनाएं बीजेपी बिल्कुल बंद नहीं करेगी, लेकिन यह भी निश्चित मानिए उनमें संशोधन या सुधार जरूर होगा और ये करना भी चाहिए। नाम भी बदल सकता है, नाम भी बदल सकते हैं और आपने भी यही किया और ये भी यही करते हैं। जो आता है ना वो सबसे पहले तो नाम बदलता है या फिर रंगाई पुताई बदल देता है। साइकिल राजीव गांधी केंद्रों के जो है अटल केंद्र नहीं किया आपने भी, तो वही है, आपने भी वही किया, आपने साइकिलों के कलर चेंज कर दिए है ना। बाकी कुछ योजनाएं ऐसी हैं के नाम पर रसोई थी, इन्होंने इंदिरा के खुद ने अन्नपूर्णा के नाम पे थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा जी के इंदिरा रसोई वाले भी 8 महीने से तनख्वाह के लिए रो रहे हैं। कितने ढंग से चलाई गए कर्जे में डुबो दिया है। नहीं सबसे बड़ी बात है। अच्छा बेद जी एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि जीडीपी का 39% कर्जा ले लिया, वो तो जादूगर थे, पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आते। आने वाली सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन कितनी बड़ी चुनौती होगी? आने वाली सरकार, वो संकट तो होगा ही। हाँ, संकट तो होगा ही। ये मानिए कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो क्या कांग्रेस के ऊपर संकट नहीं होता? नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं, उन्होंने तो पहले भी नाबार्ड से इनसे खूब कर्जा लिया है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर उसमें कुछ कमी है तो इधर से जो है उसमें मनी तो लगानी पड़ती है। अच्छा कौन कौन सी योजनाएं बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए योजनाएं कौन कौन सी बंद जो बेतुकी हैं? नहीं, अब मोबाइल बटेंगे, एक भी बेतुकी योजना नहीं है। मोबाइल बटेंगे क्या? मोबाइल अगर शेष रह गए और बीजेपी बांटना चाहे तो बहुत बांटा, नहीं, स्वागत करेंगे। कहां से सर? अभी तो पहले जिन कंपनियों के साथ एमओयू है उनको ही पैसे नहीं दिए, रोडवेज वाले अलग रो रहे हैं, इंदिरा वाले रसोई वाले अलग रो रहे हैं। होता क्या है कि इस तरह की जो योजना है उसका मिसयूज होता है। वो कंपनी वालों ने रद्दी मोबाइल दे दी है, करप्शन होता है ना। आप ये देखिए कि फर्स्ट बार में जब जो है किट बांटी गई थी तो वो मिर्ची के पैकेटों में क्या निकला था और मसालों में क्या किसी दुकानदार के निकल जाता, जब देख तो सरकार क्या करती, 2 मिनट में जेल में डाल देती। ये वास्तव में वेद प्रकाश जी कड़वा सच है। कोई सरकार ने किसी के ऊपर एक्शन लिया क्या इस चीज में? तुक नहीं है, नहीं, कोई लॉजिक ही मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने उन लोगों पे कोई एक्शन लिया क्या? आप ये बता दो कि जो है, और सब व्यापारी के ऊपर हर कोई चढ़ जाता है। एक तरफ तो हम क्या व्यापारी के माल भी डेड स्टॉक में आता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो दुरुपयोग हम आजकल देख रहे हैं पूरी सोसाइटी में, कांग्रेसी भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि भाई मोबाइल कितना घातक है एक परिवार में। आपने हर घर में पहले से ही मोबाइल हर आदमी पे मौजूद है सर, हर घर में। अब एक अतिरिक्त मोबाइल, आदमी घर में है, 4 मोबाइल तो उसमें पहले से ही थे और बिल्कुल ये आप भी मानते हैं। और अब एक मोबाइल और दे दिया, अब वो बच्चा जो छोटा सा घर में रह रहा है वो उस मोबाइल से खेल रहा है,
उस पर तरह तरह की चीजें देख रहा है। आजकल बच्चा देखना कुछ चाहता है। लैपटॉप दीजिए। अच्छा सर, कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके, अब अगर देखें, कल मैं कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट के से, और वो ये कह रहे थे कि सर ये पाउडर वाला दूध है ना, ये योजना भी बंद होनी चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं है। पाउडर वाला बोले बच्चों को दूध पिला रहे हैं हम, क्या सेंस निकल रहा है इससे? उसमें फैट वगैरह तो कुछ हाँ, नहीं है। बोले कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको बंद, अब मोबाइल है निश्चित बंद होने चाहिए, उनका कोई औचित्य नहीं है। कौन देख रहा है कि वो एक्सपायर कितने दिन में हो रहा है? हाँ, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह उसका संगारण हो रहा है क्या वहां पर? पैसे का दुरुपयोग है और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। बाकी चिरंजीवी है या अच्छी योजना है, वो मेरे ख्याल से नहीं, स्कूलों में ये जो अल्पाहार की जो योजनाएं चल रही है, उनको मास्टर किस तरह से बेचारे मेंटेन करते हैं, ये टीचर से जाकर पूछो। बिल्कुल सही बात है, सच्चाई यही है। फर्जी आंकड़े देने पड़ रहे हैं, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है। स्कूल में आ नहीं रहा है, उनको कंजप्शन दिखाना है, तो वो समाज उसकी में फर्जी अगर हाजिरी कोई भर रहा है। ईमानदार कौम है तो वो शिक्षक है। अगर समाज में कोई ईमानदार आज भी, और उस शिक्षक को ये गवर्नमेंट जो भी आए वो चोर बना रही है, उसको गलत करने के लिए मजबूर कर रही है। 2 रुपए में नाश्ता खा से दे देगा वो। चलिए, बिल्कुल। अब उम्मीद ये करते हैं, देखिए जाते जाते एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा, आने वाले 5 साल क्या विजन आपके दिमाग में रहेगा? एक अच्छे, क्योंकि वहां तो चलो सत्ता आ गई, यहाँ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, और सवाल जवाब करने पड़ेंगे विधायक रामकेश मीणा से। सर ये काम पेंडिंग में चल रहे थे, चाहे कुशालगढ़ वाली परियोजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का हो, अब तो जिला बन गया, ये सारे ऑफिसेज खुलेंगे, इन चीजों को लेकर के आप लोगों के कदम क्या रहेंगे? किन चीजों पर, किन गतिविधियों पर नजर रखेगी बीजेपी गंगापुर में? भाई हम तो मान सिंह जी से कहेंगे, किसी भी तरह की यहाँ जो डेवलपमेंट की बात होगी तो मान सिंह जी से कहेंगे, हम क्यों कहने जाएंगे रामकेश जी से? हमारा क्या लेने देना है? नहीं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं, खड़ा कार्यकर्ता है तो हमारी पार्टी है ना, हम तो पार्टी से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से कहेंगे, यहाँ जो जरूरत की चीजें हैं, यहाँ सड़कों के लिए बजट की बात करेंगे, पानी के लिए तो अभी 4600 करोड़ रुपए पहले केंद्र सरकार दे चुकी है, ये हालांकि मना कर रहे थे, क्या किया है? ये जो चंबल का पानी है, 4600 करोड़ रुपए का बजट केंद्र ने दिया है, सरकार ने थोड़ा दिया है। और कांग्रेस ने किया क्या? यहाँ ज्यादातर पैसा सारी योजनाओं में केंद्र का है, किसी में 60%, किसी में 70%। बोर्ड अपना लगा रहे हैं, नहीं 25% पैसा लगा के बोर्ड अपना लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये क्या है? ये सब केंद्र का ही तो पैसा है इसमें। अजय जी मैं बताऊं आपको, इन योजनाओं पर काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और बेद जी से भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, रुपए की योजना बिल्कुल आपके गड्ढे में जा रही है। पहली बात तो कौन सी है? जो सेवर लाइन की है। आप कभी भी निकलो तो नए बाजार से, देवी स्टोर चौराहे से आर्य समाज मंदिर की रोड पे निकलना, कम से कम नहीं तो 5 ब्लॉकेज हो रही हैं वो, और जो है रोड पे आ रहा है उनका मनवा। एक चीज मैं बताऊं आपको, नहीं सुनो, स्कूल के सामने लिख कर, बिल्कुल छोटे जाता है नरेश जी, लिख करके नहीं, सीवरेज तो बिल्कुल फ्लॉप है। नहीं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन सर यहाँ के लिए समस्या हो गई है। आप तीनों लोग ही बुद्धिजीवी है। नहीं, 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, आप तीनों लोग बुद्धिजीवी हैं। अभी जल जीवन मिशन योजना की जांच हो रही है, रोजाना नित्य नए घोटाले निकल करके सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यही कंडीशन सीवरेज की होने वाली है कि बिना किसी मॉनिटरिंग के ये सारे काम हुए, ना इनमें किसी रूल्स और रेगुलेशंस का इस्तेमाल किया, ना कोई टर्म एंड कंडीशन चली है, बेहताशा इन्होंने अपनी मनमर्जी की है, जैसे जल जीवन मिशन योजना में चली है। सर आपने खुद ने देखोगा, आप खुद जानते पत्रकार है, L&T ने वर्ल्ड की नंबर कई बहुत बड़ी वो है, लेकिन उन्होंने ठीक है छोटे छोटे उनको दूसरे को दे दिया जिनको कार्य का अनुभव नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, मेरा उसी की पढ़नी थी सर मेरा ये मानना है कि सरकार कांग्रेस की थी, विधायक रामकेश जी थे, इन्होंने इनकी मॉनिटरिंग नहीं की। क्यों नहीं की? ये राज की बात है, जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा कि अगर उनके कार्यकाल में अगर इस प्रकार से सिविल लाइन डली और एक कांग्रेसी व्यक्ति अगर उसकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनकी पीड़ा बोल रही है, कांग्रेस की पीड़ा बोल रही है। मॉनिटरिंग थोड़ी करेगा विधायक की स्तर के लोग, बिल्कुल नहीं सर, प्रशासन विधायक की बात हो रही है शायद। और रही बात सर, आपने बोला अभी मान सिंह जी की, निश्चित तौर पर अब कार्य के लिए पहले हमारे जिस प्रकार से सभापति जी को परेशान किया गया, उनको सस्पेंड तक किया गया, उनको पीछे पड़े, जिस प्रकार से वहां की नगर परिषद की उसकी दुरुपयोग किया गया निजी हित के लिए, शायद मुझे लगता है कि अब आदरणीय सभापति जी पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से काम करेंगे। गंगापुर सिटी में आप निश्चित तौर पर सड़कों की दशा भी सुधरेगी, सफाई व्यवस्था भी सुधरेगी, और आने वाले टाइम में गंगापुर सिटी आपको चमन होता दिखाई देगा। वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही होगा।
और आदरणीय मान सिंह जी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। बजट की कमी इसलिए नहीं होगी, आपको शायद आप भी जानते हैं मान सिंह जी 4 चुनाव लड़ चुके हैं और ऊपर किसी भी सरकार हो आदरणीय मान सिंह जी का नाम नहीं चलता, यहां भी नहीं, ऊपर केंद्र तक भी मान सिंह जी को सब लोग पहचानते हैं, सारे अधिकारी पहचानते हैं, सारे नेता पहचानते हैं। बजट की कमी रहेगी नहीं। यदि आदरणीय विधायक साहब मान सिंह जी से अगर निवेदन करेंगे तो मान सिंह जी उनकी मदद जरूर करेंगे गंगापुर सिटी के विकास के लिए। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने विकास की गंगा को अटकाया, रोड अटकाए विधायक जी ने, सभापति जी को काम नहीं करने दिया और वो विशेषकर जाति में और फलान वो लास्ट समय 6 महीने जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने लास्ट के 6 महीने में योजना बांटी ना, ऐसे उन्होंने अपने व्यवहार में लास्ट के 6 महीने में सुधार किया। लेकिन हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता गंगापुर सिटी के लिए बजट लेकर आएगा, विकास की गंगा बहाएगा गंगापुर सिटी, बिल्कुल। और रही बात, दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि जो जिला कलेक्ट्री या अन्य ऑफिस है जो एक दिशा की तरफ जा रहे थे, हो सकता है शायद ये बड़े मैं तो ये मांग करता हूं आपके द्वारा अगर मान सिंह जी से कि जिला कलेक्ट्री पंचायत समिति भवन में ही खुले तो शायद आम जनता को बहुत बड़ा फायदा हो। सिटी के सेंटर के अंदर इसमें एक बार पूरी जनता की आम राय नहीं बिल्कुल, और नहीं बिल्कुल, और देखिए आम राय यही है, जो भी अच्छे से अच्छापन कर सकते हैं। इस चीज में मैं भी कहूंगा, रामकेश जी ने खुद ये कहा है कि मैं सबके साथ सलाह मशवरा करके और फिर इन चीजों का हम डिसीजन लेंगे कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, कितना बढ़िया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि चुनाव तो हो गए, ठीक है, वो काम खत्म हो गया बिल्कुल, और अब रामकेश जी और मान सिंह जी मिलकर गंगापुर के विकास के लिए मिलकर काम करें, इसी में सबकी भलाई है। हाँ, वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने गंगापुर को विकास की गति में 98 में साहब दुर्गा जी चुनाव जीते, चलिए एक मिनट, चुनाव जीते थे 98 में, और कांग्रेस की सरकार बनी थी, 155 विधायक आए थे, तो दुर्गा जी की 156वां नंबर था, वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा, हाँ, तो 2000 में कांग्रेस से चेयरमैन बना सुरेश सिंघल, तो सुरेश सिंघल का दुर्गा जी ने ऐसे हाथ पकड़ा, यूं कांख में दबा के, और सचिवालय और वहां जाते थे कि कांग्रेस से चेयरमैन और मैं विधायक, तो परिचय, तो सत्ता का इतना फर्क पड़ता है, पावर का। तो शिवरतन जी अब खुद अपने आप में देखिए, शिवरतन जी तो कभी कोलैबोरेट कर ही नहीं पाए रामकेश जी के साथ। गंगापुर में विकास जो दिखाना है, शिवरतन जी दिखाए उसको, फॉलो करें, अब खुली स्वतंत्र रूप से खुले छूट है, ये है मेरा कहना। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो कहता है ना कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। हालात अच्छे हैं, ठीक है, सब मिलकर के अगर काम करें, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर के अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी की बार बार दर्शक कहते हैं कि साहब आप उसके बारे में ज्यादा तारीफ करते हो, ये है वो, इतना जरूर कह सकता हूं सर, उस पार्टी में एक अनुशासन है और वो अनुशासन के साथ अगर काम करेगी, अच्छी विचारधारा के साथ काम करेंगी, योग्य व्यक्तियों को लेकर के काम करेंगी तो विकास की गंगा बिल्कुल बहेगी, सारे काम अच्छे होंगे। बस ये है कि जल्द से जल्द कल परसों तक ये भी पता लग जाएगा कि चेहरा कौन होगा और इस क्षेत्र की, इस राज्य की बागडोर किसके हाथों में रहेगी, मिलकर के साथ देना है। और ये याद रखना, बिल्कुल कल तक ये क्लियर हो जाएगा, कल तक हो जाएगा और बहुत जल्दी शपथ ग्रहण हो जाएगा। भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में सूरत जरूर बदलेगी। जनता का जागरूक रहना बहुत जरूरी है, अगर तुम मुर्दा रहे ना तो फिर आपका जो जनप्रतिनिधि है वो भी मस्त रहेगा, उसे भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन आपको जागृत रहना पड़ेगा, सवाल जवाब इनसे करने पड़ेंगे, सूरत जरूर बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, न्यूज़ 7 राजस्थान देखते हो कि नहीं देखते, आप लोग पहले तो ये बताओ। बराबर देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है और जिले में नंबर 1 बनेगा और है। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहनी चाहिए और आप लोगों का साथ इसी तरह मिलता रहना चाहिए। आप ये मानिए, अगर सवाई माधोपुर गंगापुर जिले से कोई खबर आती है तो न्यूज़ 7 राजस्थान की है, या फिर आती है जो इंडिया, जो तो 2 चैनल जो है। चलिए, तो कुल मिलाकर के है, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, कल संडे है, अपनी खबर देसी भाषा में, देसी अंदाज में बात करेंगे आपसे और फिर नई खबरें और नई अपडेट के साथ आएंगे। हमारे पैनल में जो आज गेस्ट थे उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने अपना टाइम दिया। उम्मीद करते हैं फिर कुछ नए मुद्दों के साथ इनको जरूर जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।